हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली ये डिस्कस करें कि अगर आप क्लास 11th में हो या फिर मतलब क्लास 11th में हो या फिर 10th ग्रेड में हो, और अगर आप बेसिकली पीसीएम ग्रेड या फिर साइंस कुछ भी चूज़ कर रहे हो, आगे चल के अगर आप चूज़ भी करोगे तो अभी कभी कभी आपने ये जैसे सोचा होगा 9th में हो 10th में हो, तो ये चीज़ सोचा होगा कि जैसे अगर आप 11th 12th में जाओगे तब क्या पढ़ोगे, फिजिक्स आखिर है क्या। और तो क्लास 11th और 12th का जो फिजिक्स का पोर्शन होता है उसे दो तरह से डिवाइड किया गया है, एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे और एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है और एक मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। तो इसमें आपको कई सारे कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं और इन सभी का यूजेस है। ऐसा नहीं है कि आपको ये हर चीज़ें फालतू में पढ़ाई जाती है। जब आप इन सारी चीज़ों को समझोगे या फिर देखोगे या फिर जानोगे, जैसे ऑब्जर्व फिजिक्स को आपको अगर समझना है तो बेसिकली आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे कैसे चीज़ें हो रही है, क्यों हो रही है, इनका रीज़न क्या है, नहीं होती तो क्या होता। ये सारी चीज़ें अगर आप अपने माइंड में सोचोगे तभी आप फिजिक्स को आराम से समझ सकते हो, या फिर इससे इंटरेस्ट इसमें आपको आएगा। और इसमें इंटरेस्ट आ गया तो बेसिकली अगर फिजिक्स में आपका इंटरेस्ट आ गया तो आप कई सारी चीज़ें आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी कि कैसे चीज़ों का होते हैं और उन सभी को समझा कैसे जाता है या फिर उनका मोटिव क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप आराम से समझने लग जाओगे। तो बिना देर किए हम इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं, तब आपको कोई एक रेफरेंस मिल जाएगा या फिर एक आइडिया मिलेगा कि आखिर हम इन चीज़ों को पढ़ें क्यों, ये कितना टफ हो सकता है और आखिर इसमें इन सभी का इम्पोर्टेंट क्या है और क्यों पढ़ें। ये माइंड में हमारे बहुत सारा डाउट आता है ना, तो उन सभी को क्लियर करते हैं। तो जैसे क्लास 11th का जो फिजिक्स का जो चैप्टर्स है उसमें आप पहला दूसरा चैप्टर देखोगे तो बहुत सारे मतलब बेसिक चैप्टर्स है। बेसिक क्या, अगर आप 10th से अगर आप निकलोगे जैसे 12th में आ गए, मतलब 11th में आप जब ज्वाइन करोगे आपको ये चैप्टर्स भी आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लगेंगे, क्योंकि ऐसा ही होता है जैसे 10th तक अगर आप देखोगे तो वहाँ तक का जो हमारे सिलेबस होता है वो काफ़ी कम होता है। अगर पूरे बुक को भी मिला दोगे तो भी उतना सिलेबस आपको यहाँ देखने को नहीं मिलता है। 10th तक में हम जब रहते हैं तो कभी आप ये मान लो कि जैसे एक रात दो रात पढ़ के आप आराम से एग्जाम दे देते होगे, या फिर कभी आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो भी आप आराम से पढ़ोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे अगर आप 11th में घुसोगे तो ऐसा होता है कि अगर आपने एक पोर्शन भी मिस कर दिया तो आप दूसरा पोर्शन समझोगे नहीं, और एक क्लास मिस कर दिया तो हर चीज़ आपके लिए मतलब क्या बोले डिपेंड करता है। जैसे आप स्टूडेंट हो आपको चीज़ों को समझने में कितना टाइम लगता है तो उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि कितना आपको टाइम लगेगा। जिस वजह से देखा जाए तो ऐसे ये दोनों चैप्टर कुछ हार्ड नहीं है, इन सभी में आपको बस बेसिक देखने के लिए मिलता है और एक अंडरस्टैंडिंग होता है कि इसमें क्या पढ़ोगे, फिजिक्स में आखिर इन सभी का यूज़ क्या है, तो जिस वजह से इसे लाया गया है। बेसिकली फिजिकल वर्ल्ड का जो इसमें मोटिव हो, मतलब कि इस चैप्टर का जो मोटिव है वो ये है कि आपको फिजिक्स के बारे में इसका आपको मीनिंग इस चैप्टर में देखने के लिए मिलेगा कि आखिर फिजिक्स है क्या और इसका मोटिव क्या है, क्यों पढ़ा जाता है, और इसके स्कोप देखने को मिलेगा कि जैसे आप फिजिक्स पढ़ोगे तो क्या होगा, उससे क्या हो सकता है, क्या नहीं होगा, क्यों पढ़ते हैं। इसमें आपको क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है, जैसे मैटर देखने को मिलेगा जो कि बेसिकली आपको केमिस्ट्री में देखने को मिलता है, लेकिन आप यहाँ भी थोड़ा समझोगे, एनर्जी होगा, स्पेस होगा, टाइम होगा, इन सभी को कैसे डिफाइन करना है, ये सारी चीज़ें पढ़ोगे। इसके बाद फिजिक्स के क्या क्या ब्रांचेस है, जैसे मैकेनिक्स हो गया, उसमें आप मोशन वाली चीज़ें पढ़ोगे, कैसी चीज़ें वर्क करती है, कौन मोशन में है, क्यों है, कैसे है, ये सारी चीज़ें। थर्मोडायनामिक्स में भी वही सारी चीज़ें पढ़ोगे, जैसे हीट से रिलेटेड आप चीज़ें पढ़ोगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में फुल तो आपको इलेक्ट्रिक से रिलेटेड वहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। और ऑप्टिक्स का मतलब ये है कि ऑप्टिक्स में आप देखोगे कि लाइट के बारे में आप पढ़ोगे। अब मॉडर्न फिजिक्स में आपको कई सारी चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो उतना आप घुसते नहीं है क्योंकि उतना आपको समझ में अभी नहीं आया। और रोल ऑफ फिजिक्स इन टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, मतलब आप फिजिक्स को पढ़ोगे तो उससे क्या क्या टेक्नोलॉजी इन्वेंट कर सकते हो, सोसाइटी में क्या चीज़ें क्रिएट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे। जैसे स्मार्टफोन का एक जैसे हम एग्जांपल लें तो स्मार्टफोन क्या है, तो स्मार्टफोन हमारा बना कैसे है, उसमें कई सारे सेमीकंडक्टर लगे होते हैं या फिर चिप्स है, तो वो सारी चीज़ें कैसे वर्क करती है, तो इन सभी को जानने के लिए आपको सेमीकंडक्टर का वर्क जानना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें भी आप इसमें पढ़ोगे और आपको अंदर थोड़ा सा मतलब क्या बोले कि इंटरेस्ट आने लगेगा। देन हम पढ़ेंगे फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। नेचर में कितने सारे फोर्सेस है उन सभी को डिस्कस करेंगे और उनका काम क्या है वो भी हम देखेंगे। तो जैसे फंडामेंटल फोर्सेस में क्या क्या है कि एक को ग्रेविटेशनल फोर्स देखने को मिलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मिलता है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक में देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो क्या होगा वो भी आप समझोगे। ग्रेविटेशन नहीं रहेगा तो आप एक तो ना तो चल पाओगे ना, सारी चीज़ें उड़ती रहेंगी, मतलब ये समझ लो कि आप कुछ चीज़ें कर नहीं पाओगे सही से। इलेक्ट्रोमैग्नेट
इलेक्ट्रिज्म नहीं होता तो कई सारी चीज़ें आप नहीं इन्वेंट कर पाते, जैसे जनरेटर भी नहीं आप समझते वो होता कि हमें इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिक कैसे मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं समझोगे तो मोटर वोटर ये सारी चीज़ें आपको कुछ देखने के लिए नहीं मिलती। देन आता है स्ट्रॉन्ग एंड वीक फोर्सेस। तो ये सारी फोर्सेस जो है वो आपको एटम में देखने के लिए मिलती है। कोई एटम है उसके अंदर आप जानते हो ना प्रोटॉन रहता है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ इसके चारों ओर रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और मतलब कि वो क्या बोलते हैं ऑर्बिट में रहते हैं। और तो इनका यूज़ क्या है और इनके अंदर में कितना फोर्स है, ये आखिर इसी इसी पॉइंट पे स्टेबल क्यों है। मान लो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है वो यहीं पे क्यों है, और या फिर ये प्रोटॉन है तो वह निकल के कैसे नहीं बाहर कैसे नहीं आ जा रहा न्यूक्लियस से। तो वो सारे फोर्सेस यहीं पे काम करती है और उनका इतना मतलब स्ट्रॉन्ग है वीक है, और वो सारी चीज़ें समझोगे। देन आप समझोगे कंट्रीब्यूशन ऑफ फेमस साइंटिस्ट, मतलब साइंटिस्ट जो है उनके क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहे होंगे, जैसे न्यूटन हो गए, फैराडे हो गए, आइंस्टाइन हो गए, बोर, ये सभी जो है फिजिसिस्ट है। तो इन सभी के बारे में आप थोड़ा समझोगे कि इनका जो रोल था वो फिजिक्स में क्या क्या था, तो वो भी आप देखोगे। देन इसका मेन मोटिव आप क्या है फिजिकल वर्ल्ड का, कि टू अंडरस्टैंड द नेचुरल फिनोमेना, मतलब नेचर में जितने भी फिनोमेना मतलब इवेंट हो रहे घटनाएं हो रही है, सूरज ढल रहा है से लेके आप जितने मतलब कुछ भी चीज़ सोच लो वो सारी चीज़ें कैसे हो रही है और किन किन लोगों के बेसिस पे हो रही है, तो वो सारी चीज़ें आप समझोगे। देन अगर आप फिजिक्स को पढ़ोगे तो एक साइंटिफिक एंड लॉजिकल थिंकिंग आपके अंदर में डेवलप होने लगेगा। तो बेसिकली आप पढ़ोगे तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ऐसे ही ये सारी नहीं आएंगी, बस थोड़ा सा इंटरेस्ट के लिए यहाँ पे हम देखते हैं। और ये कहता क्या है फिजिक्स, जैसे ये आपको हेल्प करता है चीज़ टेक्नोलॉजी को समझने के लिए, हेल्प करता है आपको टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए, डेली लाइफ में जो चीज़ें आप करते हो तो उन सभी में कैसे चीज़ें वर्क करती है वो सारी चीज़ें समझोगे, तो इसीलिए फिजिक्स का इतना रोल है। उसके बाद हम इसके यूजेस के बारे में देखेंगे। तो इसमें आपको फाउंडेशन मतलब इसका यूज़फुल क्यों है ये पहला चैप्टर, वो भी आप समझो कि पहले चैप्टर में आपको पहला फाउंडेशन बनाने के लिए ये सारे टॉपिक्स दिए जाते हैं कि आपका एक फाउंडेशन जैसे बेस रेडी हो जाएगा, तभी ना कुछ अलग अलग चीज़ों को और हैवी कॉन्सेप्ट को समझोगे। तो बस यही है। और ये कनेक्ट क्यों है, क्योंकि फिजिक्स के बेसिस पे इंजीनियरिंग चलता है, स्पेस रिसर्च इलेक्ट्रॉनिक जितने भी मतलब आप इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीज़ें देखो, और इंजीनियरिंग में नहीं भी जाओ तो कई सारी चीज़ें जो मेडिकल लाइन में भी अगर देखोगे तो वहाँ पे भी चीज़ें कैसे वर्क करती है, उन सारी चीज़ों को कौन बनाता है कैसे बनता है वो सारी चीज़ें आप समझोगे। देन उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड चैप्टर के ऊपर। तो आखिर सेकेंड चैप्टर में है क्या, तो ये सेकेंड चैप्टर है यूनिट्स मेजरमेंट एंड, इसमें आपको डायमेंशन देखने के लिए मिलेगा। तो आखिर डायमेंशंस होते क्या हैं या फिर यूनिट्स हैं क्या, तो इन सभी के डेफिनेशन आप इसमें देखोगे। उसके बाद है कई सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं, जैसे स्केलर वेक्टर आप कौन कौन होगे क्यों हैं, रीजन पढ़ोगे, तो उन सभी के डेफिनेशन सारी चीज़ें पढ़ोगे। ऐसा यूनिट्स पढ़ोगे, बहुत सारे CGS यूनिट्स भी पढ़ोगे, और मतलब कि डिफाइन कैसे की मेजरमेंट कैसे किया जाता है, उनके क्या क्या सिस्टम है वो सारी चीज़ें पढ़ोगे, और उनका नीड क्यों था वो भी आप थोड़ा समझोगे। और बेसिकली अब देखा जाए तो डायमेंशनल एनालिसिस भी पढ़ोगे, जैसे डायमेंशन क्या है, जैसे डायमेंशन आपको मेजरली आपको देखोगे, जैसे सात आपका जो क्वांटिटीज है फंडामेंटल क्वांटिटी, जैसे मास का हो गया, तो मास को ऐसे डायमेंशन में अगर आप लिखोगे तो इस तरह के स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपको देखने को मिलते हैं। ये सारे आप चीज़ें समझोगे, इसका पावर कितना है, जैसे 0 है तो इसका पावर कितना होगा, या फिर माइनस में है प्लस में है, वो सारी चीज़ें चीज़ें समझने लगोगे। फिर हम देखेंगे कि इनके फार्मूलाज क्या है, और इनके बेसिस पे जैसे डायमेंशन में पढ़ोगे तो उनके बेसिस पे आप ये भी डिसाइड कर पाओगे कि ये कौन सा क्वांटिटी होगा, तो वो सारी चीज़ें हैं। फिर एरर्स पढ़ेंगे कि मेजरमेंट में एरर क्या होता कैसे है क्यों है और कितने तरह का होता है। सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ेंगे, जैसे आपके बहुत सारा जैसे डिजिट आप मान लो कि है, जैसे मान लो अब 1,500-2,000 मतलब करोड़ है, तो वहाँ पे आप उन सभी को शॉर्ट में कैसे लिखोगे या फिर कैसे समझोगे वो भी आप समझोगे। देन इसे पढ़ा क्यों जाता है वो हम समझते हैं। तो इसका मेन मोटिव क्या है दूसरा चैप्टर का, कि फिजिकल क्वांटिटीज को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, उन सभी चीज़ों के लिए यूजफुल होता है। इनका डायमेंशनल एनालिसिस इसमें पढ़ोगे, और इनका रिलेशन क्या है वो सारी चीज़ें भी पढ़ोगे। तो देन इनके यूजफुल मतलब ये यूज़ कहाँ पे होता है वो भी हम समझते हैं। तो ये आपको एवरेज चैप्टर मतलब हर एक चैप्टर में आपको ये देखने के मिलेंगे, और इनका यूज़ है। अगर आपको जितने भी यूनिट्स आपको यहाँ इस चैप्टर में पढ़ाए जाएंगे उन सभी को अगर आप याद कर लेते हो और पहले से समझ के रखते हो, तो आगे आने वाले जो चैप्टर होंगे वो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएंगे। देन आप लेबोरेटरीज में जब जाओगे तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है।
मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर आपको इस चैप्टर के बारे में फुल तो इन्फॉर्मेशन हो जाता है, तो आप मान लो अगर आप किसी भी लैब में भी जाते हो तो वहाँ पे आपको मेजरमेंट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। कई सारे यूनिट्स होंगे, उन सभी को चेंजेस भी करने होंगे, या फिर कई सारी चीज़ें होंगी, तो उन सभी में आप कैसे उन सभी को करोगे, तो उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। और बस एग्ज़ाम पास करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे नहीं पढ़ो तो ही अच्छा है। आप इसे समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे तो आगे आने वाले टाइम में आपको काफ़ी काम देंगे। इसके बाद हम मूव करते हैं तीसरे चैप्टर की ओर। तो तीसरा चैप्टर से हमारा स्टार्ट हो जाता है काइनेटिक्स। मतलब कि काइनेटिक्स का मतलब क्या है। काइनेटिक्स का सिंपली आप काइनेमेटिक्स को तोड़ोगे तो इसका मतलब होता है कि मोशन। सिंपली ये देखो कि काइनेमेटिक्स का मतलब मीनिंग क्या है। काइनेमेटिक्स का मीनिंग होता है आपका मोशन, और इसमें हम पढ़ेंगे कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन मतलब आप प्लेन, मोशन इन प्लेन पढ़ोगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ोगे कि उसमें चीज़ें कैसे चलती है, क्या होता है, जैसे लेंथ क्या है, जैसे इसमें टॉपिक्स क्या क्या पढ़ोगे काइनेमेटिक्स में। इसके पहले चैप्टर में पढ़ोगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मोशन, मोशन क्यों होता है, इसका पोजीशन क्या है, रेफरेंस वैल्यू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, पाथ का लंबाई की मतलब कि लेंथ क्या है, और भी कई सारी चीज़ें हैं। फिर स्पीड पढ़ोगे कि स्पीड हम किसे बोलते हैं, वेलोसिटी क्या है, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है, एक्सेलरेशन आखिर क्या है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन, फिर से पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, डिटाइडेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, और इनकी यूजेस भी आपको बहुत देखने के लिए मिलेंगे। ऐसे नहीं कि ये सारी चीज़ें फालतू है। स्पीड और वेलोसिटी अगर आप समझ गए तो आप आराम से जब ड्राइविंग करोगे तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। और इन सभी के बाद इन सभी को कैसे रिप्रेजेंट करना है, मोशन को कैसे रिप्रेजेंट करना है, वो भी हमें यहाँ पे समझाया जाता है कि आपको एक्स टी ग्राफ लेना है, वी टी ग्राफ लेना है, या फिर ए टी ग्राफ लेना है। एक्स टी मतलब हो गया मोशन और टाइम का ग्राफ, मतलब कि स्पीड और टाइम का ग्राफ हो गया। और जो वी टी है वो भी है, आपको वी टी और का ग्राफ जो होगा वो वेलोसिटी या टाइम ग्राफ देखने को मिलता है। फिर एक्सेलरेशन का है, एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। कुछ इस तरह के आपको ग्राफ दिए रहेंगे, उन सभी में आपको एक तरफ पे टाइम दिया रहेगा और एक तरफ पे वेलोसिटी होगा। तो यहाँ पे आपको कैसे डिनोट करोगे, और यूनिफॉर्म में है कि मतलब इन सभी में चेंजेस क्या हो रहा है या कौन सा मोशन कर रहा है, वो सारी चीज़ें पढ़ोगे। कैसे यहाँ पे इसका टाइम निकाला जाए, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे डिस्कस करोगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि ये सारी चीज़ें कहाँ पे आपकी यूज़ होंगी। और मेन इसका है ना कि जैसे आप मैकेनिक्स पढ़ते हो तो उसमें ये काम बहुत ज़्यादा देता है, तो जिस वजह से इस चैप्टर को पढ़ाने का मोटिव है। इससे आपका फाउंडेशन जो होता है मैकेनिक्स का वो बिल्डअप हो जाता है, तो जिस वजह से ये पढ़ाया जाता है। और इंजीनियरिंग लाइन में अगर आप जाते हो तो ये बहुत ही काम देता है। पूरे मैकेनिक्स अगर आप इन सारी चीज़ों को समझते हो तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप जब करोगे तब इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ोगे, डायनेमिक्स के बारे में पढ़ोगे, और सर्कुलर मोशन कैसे कैसे होता है ये सारी चीज़ें पढ़ोगे, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ोगे, फ्री फॉल पढ़ोगे, और रियल लाइफ में कैसे इन सभी का यूजेस है वो सारी चीज़ें आप डिस्कस करोगे। फिर इसका यूज़ अगर आप देखो तो जैसे आपको अगर जेई और नीट देना है तो भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, और प्रॉब्लम सॉल्विंग इससे आप बहुत ज़्यादा कर सकते हो। इसके बाद अनदर टॉपिक है हमारा मोशन इन प्लेन। तो इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे कि जब कोई हम मोशन करते हैं किसी प्लेन लाइन पे करते हैं तो वहाँ पे कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, 2D क्या होता है, मतलब 2 डायमेंशन क्या होता है, 3D क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ोगे। तो इसमें हम बेसिकली वेक्टर्स के ऊपर पढ़ते हैं। वेक्टर आपने सबसे पहले वेक्टर्स और स्केलर के बारे में डिस्कशन मतलब 9th-10th में ही कर लिया होगा। वेक्टर क्या होता है, वो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं जिसके पास डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। तो इन सारी चीज़ें वो जो क्वांटिटीज़ होंगी जैसे वेलोसिटी हो गए तो वो कैसे वर्क करता है, एक्सेलरेशन क्या है, तो ये सारी चीज़ें के ऊपर हम इसमें मतलब डिस्कशन करते हैं। उनका एडिशन कैसे होगा, सब्ट्रैक्शन क्या होगा, कैसे होगा वो भी समझेंगे। मोशन को 2D डायमेंशन मतलब कि 2 डायमेंशन में वो कैसे होती हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, जैसे आप गेंद फेंकते हो तो गेंद, या फिर मतलब तीरंदाजी का जैसे एग्जाम्पल हो तो जैसे हमने कोई तीर चलाया तो वो यहाँ पे मतलब जाता है, जैसे यहाँ से हमने कोई तीर चलाया तो वो यहाँ से उड़ के इस तरह से हमारे यहाँ पे गिरता है और इस पॉइंट तक पहुँचता है। तो ये जो हमारा एरो था, मान लो ये एक एरो है, वो हमारा ये सीधा है, मतलब यहाँ से सीधा ऐसे गया, मतलब इस तरह से हमने उछाला और फिर नीचे क्यों गिरा। तो इसी को हम समझेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में, इस तरह के मोशन को हम समझते हैं।
और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी पढ़ेंगे, जैसे सर्कल है वहाँ पे कोई सर्कुलर मोशन में चीज़ें कैसे वर्क करती है, कितना यूनिफॉर्म मोशन है, क्या है, स्पीड क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। देन रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ेंगे हम 2 डायमेंशन में, कॉन्सेप्ट और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एंड ग्राफिकल मेथड, इस सभी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और ग्राफिकल मेथड में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो भी समझेंगे। देन इसे पढ़ा क्यों जाता है और इसके यूजेस क्या है वो भी हम समझने का इसमें ट्राई करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप समझोगे तो रियल लाइफ में आपको काफ़ी काम देती है। उसके बाद इसके यूजेस अब देख लो कि एस्ट्रोनॉमी में इसका यूज़ कर सकते हो, इंजीनियरिंग डिज़ाइन में यूज़ करोगे ही, देन आपका अंडरस्टैंडिंग इससे बिल्ड हो ही जाएगा और फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में आप डिस्कस अच्छा से कर लोगे। उसके बाद हम बात करते हैं लॉज ऑफ मोशन के बारे में। तो इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ोगे, तो इस चैप्टर में लॉज ऑफ मोशन में आप 9th में हमने पढ़ाई होगा कि लॉ न्यूटन के कितने लॉ थे और उनके यूजेस क्या क्या था, तो वो सारे बेसिक्स आप उसमें क्लियर करोगे। और लॉज ऑफ मोशन में बस लॉज नहीं है बल्कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि कैसे चीज़ें वर्क करती है, मतलब आप मोशन कर रहे हो तो उनके क्या क्या लॉ हैं, वो सारी चीज़ें आप इसमें डिस्कस करोगे। उसके बाद हमारा आता है वर्क एंड एनर्जी पावर, मतलब इस चैप्टर में क्या पढ़ोगे कि ये हमारा टोटली डायनामिक्स का मतलब दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट हम लॉज ऑफ मोशन के बारे में हमने डिस्कस किया, दूसरा में हमने वर्क एंड एनर्जी एंड पावर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें आप पढ़ोगे कि क्या क्या वर्क किसे बोला जाता है, मतलब कि वो कैसे होता है, और एनर्जी क्या है, पावर क्या है, तो ये सारी डेफिनेशंस तो पढ़ोगे, इसके थ्योरम भी पढ़ोगे कई सारे, तो वो सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, उसे रिप्रेजेंट करना कैसे किया जाता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, और इन सभी को ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और कई सारे आप क्वेश्चंस भी इसमें बनाओगे। फिर है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्सेस, यहाँ पे फ्रिक्शन भी थोड़ा बहुत आप पढ़ोगे, मैकेनिकल एनर्जी के बारे में थोड़ा पढ़ोगे, कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, लाइक फ्रिक्शन क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है, तो वो भी आप पढ़ोगे। और कोलिजन भी पढ़ोगे, इलास्टिसिटी पढ़ोगे और इन इलास्टिसिटी, ये 2 चीज़ें भी आप यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस करोगे। उसके बाद हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन के ऊपर। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में आप क्या पढ़ोगे, बेसिकली जो हमारा एटम होता है वो कैसे मूव करता है, या फिर मोमेंटम क्या है, टॉर्क क्या है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। और मतलब सर्कुलर मोशन में कोई चीज़ कैसे वर्क करती है, रोटेशन कैसे करती है, और रोटेशन करने का मोटिव क्या है वो भी हम समझेंगे। इसमें हम बेसिकली सेंटर ऑफ मास, मतलब उसके बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब पार्टिकल्स का जो सेंटर ऑफ मास होता है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। टॉर्क क्या है, जैसे आप कोई बाइक चला रहे हो तो आपने ये फील किया होगा कि किसी आप जैसे इस तरह के रास्ते पे चढ़ाओगे, जैसे कोई भी बाइक को चढ़ाओगे तो आप वहाँ पे देखोगे, जैसे आप KTM का ही बाइक हम एग्जांपल लेते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा सीसी का पावर मतलब कि इंजन होता है। जैसे आप मान लो आपको 390 सीसी का पावर का मतलब इंजन आपको वहाँ पे दिया गया है, बट उस बाइक को भी अगर आप यहाँ पे चलाओगे तो ये जो हमारा बाइक है वो थोड़ा क्या बोले कि चलने में जो हमारा बाइक होगा ना वो बहुत ही धीरे धीरे चलेगा, और उतना भी पावर नहीं कि वो फटाक से जैसे नॉर्मल आप प्लेन रास्ता पे वहाँ पे जिस बाइक को चलाओगे उस बाइक को चलाने के लिए अब इस तरह के अगर आप थोड़े ऊंची जगह पे आप उसे जब चढ़ाओगे तो आपको थोड़ा सा उसमें लगे कि इसमें कम पावर है। तो इसे ही बोला जाता है टॉर्क, कि कोई भी जैसे इंजन है वो इस चीज़ को कैसे मतलब कि वो कितना बार रोटेशन करता है और इसे कैसे ऊपर वहाँ पे मतलब खींच के ले जाता है, कितना पावर जनरेट होगा टॉर्क। जैसे आप देखोगे इतना RPM का टॉर्क लगा हुआ है, 5000 से लेकर 7000, ये सारी चीज़ें आप देखने के लिए आपको समझ में आएंगे धीरे धीरे। तो वो सारी चीज़ें हैं, और इसी बाइक को अगर आप सेम इस पाथ पे जैसे स्ट्रेट लाइन पे चलाओगे तो आप बहुत ज़्यादा स्पीड पे जा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें कैसे होते हैं वो भी आप समझोगे। उसके बाद हम रोटेशनल मोशन या रोलिंग कैसे किया जाता है, जैसे आपने कभी कभी सर्कस में इस तरह के सर्कल वाले पे मतलब पाथ पे किसी भी बाइकर को चलाते हुए देखा होगा, तो वो जो बाइकर होता है वो यहाँ पे मतलब मान लो यहाँ पे आ गया, वो तो नीचे क्यों नहीं गिर रहा है, यहाँ से डायरेक्ट नीचे भी तो गिर सकता है ना। तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करोगे और समझोगे कि ये सारी चीज़ें कैसे होती है। देन इसे पढ़ोगे तो अप्लाई इसे कर सकते हो, रोबोटिक्स में अप्लाई करोगे, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में अप्लाई करोगे, यानी कि कैसे व्हीकल्स चलते हैं और उन सभी का मोशन क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करोगे। ना हम बात करें दूसरे चैप्टर की ओर, इसके बाद हम ग्रेविटेशन के बारे में अलग से पढ़ेंगे। तो ग्रेविटेशन चैप्टर में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, तो इसमें आप पढ़ोगे न्यूटन्स के लॉज ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ोगे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी G के बारे में पढ़ोगे, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसका वैल्यू और इसके यूजेस क्या क्या है,
और इसका वैल्यू इतना क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें पढ़ोगे। लैटिट्यूड, डेप्थ और एल्टीट्यूड, ये सारी चीज़ें आप इससे पता कर सकते हो। फिर इसमें केपलर्स का लॉ आता है, वो भी पढ़ोगे। सैटेलाइट कैसे मूव करते हैं, या फिर इसके वेलोसिटी क्या होता है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करोगे। फिर इससे पढ़ा किया जाता है, तो इससे पढ़ोगे तो क्या होगा कि जैसे इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ग्रेविटी के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, मोशन ऑफ प्लैनेट्स, मोशन कैसे वर्क करते हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ोगे। सैटेलाइट कैसे घूमती है या फिर कैसे ट्रांसमिट करती है, वो सारी चीज़ें पढ़ोगे। कैसे जितने भी बॉडीज़ है, मतलब स्पेस में आप जितने भी प्लैनेट देख रहे हो या फिर मेटेरॉइड्स देख रहे हो या कई सारी चीज़ें जो उड़ती रहती है, वो कैसे मतलब मोशन करते हैं, वो सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे। और मतलब बेसिकली ये एस्ट्रोनॉमी में काम देगा। और इसका यूजफुल ये कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, स्पेस टेक्नोलॉजी, मतलब बेसिकली आप स्पेस में ही इसका यूज आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। जीपीएस वगैरह, सैटेलाइट सिस्टम, इन सभी को समझने में ये काम देता है। तो यहाँ तक हमने इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया। तो ये आपका मतलब मान लो फिजिक्स आप पढ़ रहे हो, तो बेसिकली फिजिक्स का मतलब क्या है कि बेसिकली आप फिजिक्स पढ़ोगे तो आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी कि चीज़ें कैसे वर्क करती है और क्यों होती है। तो जिस वजह से फिजिक्स के ऊपर इतना पढ़ा जाता है और उसमें कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं, ताकि आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग हो सके, लॉजिक बिल्ड हो सके, और आपको फिजिक्स और मैथ में काफ़ी रिलेशन देखने के लिए मिलेगा। बेसिकली इन दोनों का काम ही है कि आपके अंदर लॉजिक बिल्ड करना, जिस वजह से इससे पढ़ा जाता है। नाउ हम मूव करते हैं नाइन्थ चैप्टर की ओर। तो नाइन्थ चैप्टर में पढ़ोगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, उसके मैकेनिकल मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है, तो वो सारी चीज़ें पढ़ोगे। जैसे इसमें पढ़ोगे इलास्टिसिटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन पढ़ोगे, उनके बीच में रिलेशन क्या है, वो कैसे वर्क करेंगे वो देखोगे। हुक्स लॉ क्या है, मॉड्यूली ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, यंग्स मॉड्यूलस पढ़ोगे, बुल्क का पढ़ोगे। उसके बाद शेयर का मॉड्यूलस पढ़ोगे, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ोगे, इसमें मतलब कैसे है, इसके कई सारे थ्योरम आपको देखने के मिलेंगे और प्रूफ भी करने के लिए मिलेंगे। थोड़ा मूड खराब आपका होगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आप इसमें समझोगे, धीरे धीरे आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग अपने आप बिल्ड हो जाएगा। तो इससे पढ़ के आप क्या कर सकते हो, तो जैसे इससे पढ़ोगे तो आपका सॉलिड कैसे वर्क करते हैं, उनके मटेरियल, और मतलब जैसे सप्रेस करोगे प्रेशर वगैरह तो वो क्या होगा, कैसे वर्क करेगा, तो वो सारी चीज़ें इससे आपको समझ आ जाएंगी। उसके बाद इसके यूजेस क्या है, तो इसका यूज़ आपको सिविल इंजीनियरिंग में देखने को मिलेगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देखने को मिलता है। और कोई भी स्ट्रक्चर आप डिजाइन करते हो तो वहाँ आपको एनालिसिस करने में इसका बहुत ज़्यादा आपको इससे हेल्प मिलता है। और मटेरियल्स कैसे हैं, मतलब कोई भी जैसे आप लकड़ी का कोई मटेरियल ले लो तो उसे प्रेस करोगे, मतलब तो वो सप्रेस होगा कि नहीं होगा, किस शेप में लाओगे तो कैसा रहेगा, कितना उस पर प्रेशर पड़ सकता है, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करते हैं। और बायोमेडिकल मतलब कि फंडामेंटल जो बायोमैकेनिकल स्टडीज़ होती है, जैसे बोन्स हो गए, टेंडन्स होंगे, तो उन सभी का इलास्टिसिटी क्या होगा, कैसे है, वो भी आप इससे जान सकते हो। देन हम 10वें चैप्टर में पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो इसमें क्या होता है कि फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में इसमें पढ़ेंगे कि जैसे कोई लिक्विड है तो वो कैसे मूव करती है, उनका मोशन क्या होता है, और क्या क्या चीज़ें उससे बिहेव मतलब उसका बिहेवियर क्यों है, वो कैसे मूव करता है, वो भी आप इसे आराम से समझोगे। तो जैसे हम मैकेनिकल ऑफ फ्लूइड्स में क्या पढ़ेंगे, इसके प्रॉपर्टीज़ में कि प्रेशर इन फ्लूइड्स पढ़ेंगे कि फ्लूइड के अंदर जैसे वाटर के अंदर में कितना प्रेशर होता है, क्यों होता है, और कितना डेप्थ में आप जा सकते हो, कैसे जाओगे, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करोगे। तो इसमें आपका प्रेशर का के लिए जो जिन्होंने इन्वेंट किया था उसके बारे में उनका एक लॉ है जैसे पास्कल लॉ, तो वो भी डिस्कस करेंगे। और उसके एप्लीकेशन क्या क्या है, हाइड्रोलिक सिस्टम कैसे वर्क करता है, वो भी समझेंगे। फिर आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ेंगे, वो जिसे आपने 10th या 9th में पढ़ा होगा। फिर विस्कोसिटी पढ़ेंगे कि उसके अंदर में विस्कोसिटी कितना होता है, फ्लूइड फ्लो कैसे करता है, वो किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। फिर सरफेस टेंशन में भी थोड़ा हम देखेंगे और समझेंगे सरफेस टेंशन होता क्या है, वो कितना लगता है। फिर बर्नौली प्रिंसिपल भी पढ़ेंगे, इसके एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे कि इसका यूज़ क्या होगा और ये प्रिंसिपल है क्या। तो ये सारे जितने अपने 9th-10th में जो भी मतलब आपने नाम सुना होगा उन सारी चीज़ों पे यहाँ डिस्कस किया जाएगा। तो इसको आप समझोगे तो उससे होगा क्या कि लिक्विड का आपको बिहेवियर पता चल जाएगा। फिर गैसेस का बिहेवियर इससे पढ़ा, मतलब कि फ्लूइड में दो तरह के आता है, फ्लूइड आते हैं जैसे वाटर, मतलब फ्लूइड में आपका एक लिक्विड भी आएगा और गैसेस भी आएगा। फ्लूइड का मीनिंग क्या है कि सिंपली इसका अगर आप मीनिंग देखोगे तो फ्लूइड का मतलब ये है कि जो चीज़ मतलब कि बहता है, फ्लो करता है, उसे ही फ्लूइड बोला जाता है। तो फ्लूइड मतलब कि क्या, फ्लो तो हमारा जैसे आप देखोगे तो अति जैसे फ्लूइड आप देखोगे तो
लिक्विड भी हमारा एक फ्लूइड है, वो भी फ्लो करता है, और गैसेस वो भी हमारे फ्लो करते हैं, वो भी उड़ते रहते हैं, तो वो भी हमारे एक तरह के फ्लूइड हो गए। तो इन सभी के प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, तो आप इसे आराम से समझ सकते हो कि चीज़ें कैसे वर्क करेंगी। मान लो वाटर में घुस गए हो या फिर स्कूबा डाइविंग कर रहे हो, तो वहाँ पे चीज़ें कैसे वर्क करेंगी, कितना प्रेशर होगा, तो वो भी आप समझ जाओगे। तो इससे सारी चीज़ों को समझने में हेल्प मिलती है। और जितने भी जो एरोप्लेन्स होते हैं वो भी कैसे मतलब वर्क कैसे करते हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम कैसे वर्क करता है, वो भी आप इससे समझोगे। नाउ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में बात करते हैं कि जैसे हीट, वाटर को आप हीट करोगे तो उससे क्या होगा, और उससे क्या एनर्जी डेवलप होगा, और उसका यूज़ कहाँ पे होगा, ये सारी चीज़ इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे टेम्परेचर कितना है, उसका मेजरमेंट क्या होगा, हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है। तो बेसिकली हमने 10th या 9th में ये पढ़ा था कि हीट का ट्रांसफ़र आप कैसे कर सकते हो, किसी भी मेटल के थ्रू कर सकते हो, या फिर मतलब किसी भी कंडक्टर के थ्रू हीट को पास कर सकते हो। तो वो धीरे धीरे मतलब हमारा वहाँ क्या बोला कि हीट को वो पास करता है, तो वो सारी चीज़ें इसमें पढ़ोगे। फिर रेडिएशन कैसे वर्क करता है, जैसे हीट बढ़ेगा तो रेडिएशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो भी पढ़ोगे। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेस, इन सभी को गर्म करोगे तो वो एक्सपेंड कितना करेगा और कैसे करेगा वो भी समझेंगे। लिक्विड कैसे इसमें मतलब एक्सपेंड करता है, गैस कैसे एक्सपेंड करता है वो भी समझोगे। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, कैलोरीमीटर मतलब मेट्री कैसे मतलब टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, वो भी इसे इसमें समझोगे। एक तरह का इंस्ट्रूमेंट शायद होता है, तो उससे आप ये समझ सकते हो। फिर हम चेंज ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे मेल्टिंग पॉइंट होगा, फ्रीजिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी चीज़ें क्या है। कि जैसे आप किसी को मेल्ट करते हो, कोई भी सब्सटेंस को अगर आप मेल्ट करते हो तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, वो किस पॉइंट पे मेल्ट होगा और किस पॉइंट पे बॉयल होगा, मतलब कि वो वेपराइज किस पॉइंट पे होगा, फ्रीज कैसे होगा, और लेटेंट हीट क्या होता है, तो वो भी समझोगे। लेटेंट हीट मतलब ये मान लो कि जैसे आपने कांच की गिलास मतलब आप ठंडा पानी रखते हो, तो आपको ये देखने को मिलता है कि उसके बाहर जो सरफेस होता है उस पर भी आपको कुछ कुछ वाटर के वेपर देखने को मिलते हैं, तो वो कहाँ से आ जाता है, वो भी आप इससे समझोगे। और यही है कि बेसिकली आप फ्लूइड की एनर्जी के बारे में इसमें समझोगे, फ्लूइड नहीं मतलब हीट की एनर्जी के बारे में इसमें समझोगे। और कई सारे फिनोमिनन इससे आपको मतलब जो भी घटनाएं हो रही होंगी वो आपसे इससे समझ जाओगे। कुकिंग में इसका यूज़ समझोगे, क्लाइमेट चेंज से क्या होगा, मटेरियल बिहेवियर कैसे होता है, टेम्परेचर चेंज होगा तो क्या होगा, तो वो भी समझोगे। देन इसका यूज़ क्या क्या है, तो इसका यूज़ आप देखोगे मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग में इसका यूज़ होता है। जैसे डिजाइनिंग, इंजन को कैसे डिजाइन करना है, ब्रिज कैसे बनते हैं, बिल्डिंग्स कैसे बनेंगी, वो भी आप समझोगे कि उनके पर हीट कैसे वर्क करेगा, टेम्परेचर कैसे वर्क करेगा, वो भी इसी से समझा जाता है। और ये बेसिकली हेल्प भी करता है क्लाइमेट कंट्रोल और सिस्टम्स के ऊपर। रेफ्रिजरेशन मतलब किसी भी चीज़ को ठंडा करना है तो वो कैसे होगा, वो भी इसी के थ्रू आप समझोगे। मटेरियल साइंस भी पढ़ोगे, और इसका यूज़ आप मेट्रोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा करोगे। नाउ अनदर टॉपिक इज़ वेव्स। तो ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। वेव्स के बारे में आप जब पढ़ोगे तो आपके अंदर बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। जैसे वेव्स में क्या है कि कोई भी चीज़ कैसे मूव करती है, वेव लाइक स्ट्रक्चर आप पढ़ोगे। जैसे एटम्स के बारे में डिस्कस करोगे तो शुरू शुरू तो हमने ये पढ़ा ना कि एटम्स क्या है कि वो एक ही जगह उसका जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है तो वो मूव करता है कि नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है, वो ऑर्बिट में मूव करता है या फिर वेव लाइक स्ट्रक्चर में मूव करता है, ये भी समझोगे। ये बहुत ही थोड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और इसे आप समझोगे तो बहुत ज़्यादा आपको इंटरेस्ट थोड़ा आएगा। तो इसमें आप पढ़ोगे क्या कि वेव मोशन के बारे में थोड़ा पढ़ोगे, ट्रांसफर मोशन क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल मोशन क्या होता है, इसमें टाइप्स क्या क्या है, डिस्प्लेसमेंट इसमें कैसे होगा, स्पीड और स्ट्रिंग मतलब कि सीधे लाइन पे मोशन कैसे, पार्टिकल्स का मोशन कैसा होता है, रिफ्लेक्शन तो पढ़ोगे ही, बीट्स पढ़ोगे, डॉपलर का इफेक्ट पढ़ोगे, और भी कई सारे टॉपिक्स है। उसके बाद हम इसमें कई सारे मतलब कि पढ़ने के बाद आप क्या क्या इससे कर पाओगे, तो इससे हेल्प मिलता है हमारे साउंड इंजीनियरिंग में, टेलीकम्युनिकेशन में, मेडिकल इमेजिंग में। मेरा मतलब साउंड इंजीनियरिंग में ये नहीं कि बस आप इंजीनियरिंग फील्ड में इसका यूज़ करोगे। बेसिकली बहुत सारे जो साउंड डिजाइनर होते हैं जो कि म्यूजिक डिजाइन करते हैं, तो वो भी इस चीज़ को समझ अगर जाते हैं तो अच्छा से वो इन सारी चीज़ों में वो डिजाइनिंग कर सकते हैं। साउंड का कैसे मूव करेगा, जैसे इको आ रहा है तो वो कहाँ पे आएगा, कहाँ पे नहीं आएगा, वो भी आप इससे अच्छा से समझोगे। और कौन सा साउंड हमें अच्छा लगता है, नहीं लगता है, अगर आप उन सारी चीज़ों को समझ गए तो आराम से मतलब कई सारी चीज़ें आप कर पाओगे। टेलीकम्युनिकेशन में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है।
जैसे सैटेलाइट से कैसे बात किया जाता है वो भी इससे समझोगे। फिर मेडिकल इमेजिंग, जितने भी टेस्ट होते हैं जैसे रेडियोलॉजी वगैरह के कितने भी टेस्ट होते हैं उन सभी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया तो उसमें ये कैसे हेल्प करेगा वो भी समझोगे। फिर बहुत सारे जैसे एक्सरे वगैरह हो गए तो उन सभी में भी ये काम देता है। सिस्मोलॉजी फॉर अर्थक्वेक एनालिसिस, जैसे भूकंप आ रहा है तो उससे पहले आपको साउंड वेव्स को समझना होता है, जैसे थोड़े साउंड वेव्स क्रिएट होते हैं भूकंप आने से पहले, तो वो भी आप इसे समझोगे तो 5-10 मिनट के लिए बहुत सारी चीज़ें मतलब प्रिडिक्ट कर सकते हो। उसके बाद हम पढ़ेंगे मतलब कि 14 चैप्टर में ऑक्सीलेशंस। आखिर ऑक्सीलेशन होता क्या है, मंदन क्या है वो समझोगे। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं पीरियोडिक मोशन के ऊपर, सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऊपर कि एसएचएम है क्या और ये कैसे वर्क करता है। इसमें ये पढ़ोगे कि मोशन वाइब्रेशन कैसे होगा, वाइब्रेशन की वजह से क्या क्या मोशन क्रिएट होता है। फिर पेंडुलम का जो ऑक्सीलेशन होता है, मतलब एक पॉइंट पे आप पेंडुलम को छोड़ देते तो वो अप डाउन होता है ना, मतलब नाव की तरह, तो वो भी इससे समझोगे थोड़ा। और सिंपल पेंडुलम का जो मोशन है उसके थ्रू आप कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे। फिर फ्री एंड फोर्स ऑक्सीलेशन क्या है, रेजोनेंस कैसे वर्क करता है वो भी समझोगे। फिर वाई टू स्टडी है, मतलब कि इसे समझोगे तो क्या क्या प्रिंसिपल आपका क्लियर होगा। रेपिटेटिव मोशन करने से क्या क्या पैटर्न बनते हैं वो भी थोड़ा समझ आएगा। मतलब हर चीज़ को आप डीपली नहीं जा सकते हो, लेकिन एक लेवल तक आप से समझ जाओगे और काफ़ी चीज़ें कर पाओगे। तो ये हमारा वर्क करता है डिजाइनिंग मैकेनिकल सिस्टम। जैसे शॉक एब्जॉर्बर हो गया, मतलब करंट लगता है तो वो किस डिवाइस पे नहीं लगेगा, कौन सा मटेरियल यूज करने पे नहीं लगेगा वो भी समझोगे। प्रिसीजन टाइमिंग ऑफ क्लॉक्स एंड वॉचेस, टाइम्स को कैसे मतलब मेजर किया जाता है, वॉच मतलब घड़ी उड़ी में आप कहीं कितने बज रहे हैं, क्या हो रहा है, कैसे टाइम प्रिडिक्ट किया जाता है वो भी आप समझोगे। फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ साउंड प्रोडक्शन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, साउंड को कैसे मतलब वही ना कि जैसे साउंड प्रोडक्शन मतलब म्यूजिक आप क्रिएट कर रहे हो तो वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट कैसे कौन सा साउंड प्रेडिक्ट करेंगे, मतलब बजाएंगे या फिर कौन सा साउंड आएगा वो भी डिस्कस इसमें कर सकते हो। मतलब इन सभी के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए तो आप काफ़ी चीज़ें आराम से कर पाओगे। और उसके बाद हम 13 चैप्टर में ये देखते हैं कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में क्या है कि हम इस चैप्टर में हम फुल तो देखोगे तो गैसेस के ऊपर हम डिस्कस करते हैं कि गैसेस है क्या है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मैंने पहले ही बोला था आपको कि फिजिक्स को दो तरह से डिवाइड किया गया, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे और एक माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक में हम बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स के ऊपर डिस्कस करते हैं, और माइक्रोस्कोपिक में हम उससे थोड़े बड़े लेवल के मतलब जो पार्टिकल्स होंगे उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो इसमें हमारा आता है मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ मैटर और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, मतलब ये वो कैसे मूव करती है, मतलब गैसेस कैसे मोशन में होंगी तो उनके ऊपर क्या थ्योरी अप्लाई होगा वो सारी चीज़ें पढ़ोगे। प्रेशर कैसे अप्लाई होगा, टेम्परेचर कैसे अप्लाई होगा, काइनेटिक एनर्जी उनके रिलेशनशिप वो भी समझोगे। फिर लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसमें भी आप वो थोड़े ये लॉज पढ़ोगे। और कॉन्सेप्ट ऑफ मीन, फ्री पाथ, ये सारी चीज़ें आप इसमें समझोगे। ना इसको पढ़ के आप इससे आप क्या हासिल कर लोगे ये थोड़ा समझते हैं कि जैसे आप इन सारी चीज़ों को पढ़ोगे तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बिहेवियर, गैसेस के बिहेवियर समझ जाओगे, लिंक कैसे क्या है एटॉमिक, इनके मोशन के बारे में थोड़ा समझोगे, प्रॉपर्टीज क्या है, प्रेशर कैसे वर्क करेगा टेम्परेचर के ऊपर वो भी समझोगे। फिर इसके बेसिस पे थर्मोडायनेमिक्स कैसे वर्क करता है तो वो भी इससे थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होने लगे। और ये भी हमारा यूजफुल है बहुत सारे गैसेस का अंडरस्टैंडिंग में और एटमॉस्फेरिक साइंस में। फिर ऑप्टिमाइजिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, इंडस्ट्री में कैसे चीज़ें वर्क करती है, गैसेस कैसे वर्क करेंगे, उन सभी के ऊपर आप आराम से समझ सकते हो, स्टडी कर सकते हो। फिर थर्मोडायनेमिक्स, इसके बारे में हमने थोड़ा पहले बोला था कि थर्मोडायनेमिक्स आखिर होता क्या है। तो ये हमारा है साइंस ऑफ हीट एंड एनर्जी कन्वर्जन, मतलब थर्मोडायनेमिक्स में आप क्या पढ़ोगे कि हीट और एनर्जी के बारे में डिस्कस ज़्यादातर करोगे। तो थर्मोडायनेमिक्स में आप बेसिकली थर्मल इक्विलिब्रियम पढ़ते हो, जीरोथ पढ़ते हो, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे। और ये जो फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ हीट इंजन पढ़ोगे, रेफ्रिजरेटर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे,
और कार्नोट इंजन क्या होता है, मतलब उसका आइडियल क्या है, वो उसका कॉन्सेप्ट, आइडियल कॉन्सेप्ट क्या है। फिर फंडामेंटल रोल ऑफ इंट्रोस्कोपी पढ़ोगे। इंट्रोस इंट्रोपी में क्या मतलब डिसऑर्डर इसके पढ़ोगे। और उसके बाद हम पढ़ते हैं एनर्जी कन्वर्जन, आखिर देखते हैं एनर्जी कन्वर्जन आखिर होता कैसे, इसे कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, कैसे होगा, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। जैसे वही है ना ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसमें आप वही पढ़ोगे। और अंडरस्टैंडिंग द इनहेरेंट लिमिट्स एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑल हीट ड्राइवन मैकेनिक्स, मतलब मशीन्स। तो इससे पढ़ोगे तो जितने भी हीट वाली चीज़ें हैं वो कैसे वर्क करती है, तो वो भी आप इससे थोड़ा थोड़ा इससे अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर बिल्डअप हो जाएगा। और सस्टेनेबल मतलब जो भी क्या बोला, जिससे कोई भी किसी तरह का किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, उसे सस्टेनेबल एनर्जी बोला जाता है। तो वो सारी चीज़ें क्रिएट करने में कैसे हेल्प करती है और कैसे बना सकते हो, तो इन सारी चीज़ों को अगर आप समझ गए तो आप आराम से इन सारी चीज़ों को क्रिएट भी कर पाओगे और एक ऐसा इन्वायरमेंट बना पाओगे जहाँ पे सस्टेनेबल एनर्जी बहुत ज़्यादा हो, मतलब हर चीज़ सस्टेनेबल हो, जहाँ पे कोई किसी तरह का पोल्यूशन नहीं हो, कोई भी क्रिएट नहीं हो रहा हो, कोई भी वेस्ट मटेरियल क्रिएट ना हो। तो ये हमारे यूजफुल होता है बेसिकली देखा जाए तो पावर प्लांट्स के ऊपर। पावर प्लांट आपने देखा होगा कई तरह के होते हैं, जिसमें एग्रीकल्चरिंग मतलब किया जाता है, कई सारे प्लांट्स उगाए जाते हैं, उनमें गैसेस कैसे वर्क करती है वो सारी चीज़ें समझोगे। और कौन सा मटेरियल यूज करने पे क्या होता है, हीट का ट्रांसफर कैसे होता है वो भी समझोगे थोड़ा इससे। फिर डेवलपमेंट ऑफ एफिशिएंट रेफ्रिजरेशन सिस्टम एंड एयर कंडीशनिंग। तो इसके बाद आप जब इसे पढ़ोगे तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम पढ़ोगे, मतलब समझ जाओगे, और एयर कंडीशनिंग कैसे होता है, कैसे आपको मतलब कोई रूम है तो उसमें ठंडक कैसे लाना है वो थोड़ा समझ जाओगे। फिर क्रिटिकल फॉर ये हमारा यूज होगा ऑटोमोटिव में, मतलब एरोस्पेस में और केमिकल इंजीनियरिंग में ज़्यादा यूज होता है। जैसे ऑटोमोबाइल में मतलब इंजन हीट हो चुका है तो उसे कैसे ठंडा करना है या फिर कैसे वर्क करता है इंजन, तो वो भी थोड़ा समझोगे। एरोस्पेस स्पेस में यानी कि जो जितने भी स्पेस क्राफ्ट होते हैं, मतलब आप ये समझो कि रॉकेट्स वगैरह हो गए, तो वो सारी चीज़ें कैसे वर्क करती है, उन सभी को भी तो मतलब हीट जनरेट होता होगा ना, तो कैसे उन सभी के ऊपर काम होता है वो सारी चीज़ें थोड़ा समझने लग जाओगे। फिर केमिकल इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। केमिकल इंजीनियरिंग भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है इंजीनियरिंग का। तो जब आप उसे पढ़ोगे तो आप एक केमिस्ट भी बन जाओगे, या फिर बहुत सारी चीज़ें की नॉलेज आपके अंदर हो जाएगी, केमिस्ट्री के लेवल पे आप बहुत चीज़ें पढ़ लोगे। तो यही सारी चीज़ें थी जो कि आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किए। थोड़ी बहुत ये सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही होंगी, मतलब मेरा अंडरस्टैंडिंग उतना क्या बोले समझाने का तरीका उतना सही नहीं है, तो जिस वजह से आपको उतना कुछ समझ भी नहीं आएगा। लेकिन जब आप इन सारी चीज़ों को ये समझोगे, मतलब डिस्कशन थोड़ा बहुत अपने अंदर माइंड में करोगे, तो धीरे धीरे थोड़ी बहुत ये सारी चीज़ें समझ आने लग जाएंगी और आपको कैसे पढ़ना है वो भी थोड़ा समझ आएगा। क्योंकि जब आप 11th में घुसते हो तो कई सारे प्रॉब्लम्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, और उन सभी को कैसे डील करना है, फिजिक्स को कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे नहीं पढ़ना चाहिए, कैसे समझ आएगा, प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करोगे, क्वेश्चन आएगा तो उन सभी को कैसे समझ के सॉल्व करना है वो भी आप इसे समझोगे। तो जिस इस पीडीएफ का या फिर इस प्रेजेंटेशन को बनाने का मेरा मोटिव सेम ही है कि मैंने जो फेस किया है वो आपको मैं बस अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू समझा रहा हूँ। अगर आप उन सभी को रिपीट नहीं करोगे तो आराम से आप वो सारी चीज़ें, मतलब कि फिजिक्स आपका अच्छा कुछ चल जाएगा, कोई भी एग्ज़ाम क्रिएट कर सकते हो और इनके यूज़ आप रियल लाइफ में भी कर पाओगे। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अदर वीडियो में, और हम देखेंगे कि मतलब क्लास 12 को जो और सारे चैप्टर्स है मैथ फिजिक्स, उन सभी में क्या क्या चीज़ें पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो भी हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपके अंदर कोई भी डाउट है, मतलब इन सारे 11th और 12th के ऊपर कोई डाउट आ रहा है, जैसे सब्जेक्ट के ऊपर कैसे पढ़ना है या फिर क्या क्या चीज़ें हैं और किस चैप्टर में क्या आपको देखने को मिलता है, तो आप अपना ओपिनियन यहाँ मतलब कि क्वेश्चन यहाँ पे शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं किसी अदर वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।